गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। और आप लोग, चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप सभी तक पहुंच रही है आवाज? चलिए, जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। माय नेम इज रवि प्रताप राव और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर कंक्रीट कवर हो रहा है। और आज कंक्रीट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से कल से हम लोग एग्रीगेट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आपने देखा कि बहुत डिटेल में हमने कवर किया, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेशन को कवर कीजिए यहाँ से, और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग ऐसा फ्री में अच्छा कंटेंट पा सकें। तो लर्निंग हमारे लिए एक बेस्ट लर्निंग, बेस्ट कंटेंट की लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, और भी फ्री में, यानी सब तक पहुंच सके। तो ये शपथ बैच है जो कि फ्री में कराया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आज कंक्रीट चैप्टर के अंदर स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क, हॉट वेदर वर्क, कोल्ड वेदर वर्क और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम लोग आज कवर करेंगे, जिसके बाद से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हमने पहले कवर कर रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टाइम को न वेस्ट करते हुए। बस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इतना कर दीजिए मेरे लिए। चलिए, बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, आगे कुछ लोग, शुभम आ गया। हेलो सर, कैसे हो? एकदम मस्त। बस तुम बताओ कैसे हो? सही चल रहा है? पर ध्यान रखना, नवंबर है टारगेट, नवंबर 2022, नवंबर, और पोस्टपोन नहीं होगा। जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि एसएससी जेईई का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं, नहीं होने वाला है, इस बार नहीं होने वाला है। ठीक है, टारगेट बना के चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट वीक में मैं क्वेश्चन डालूंगा, नेक्स्ट वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएंगे, तो अब मैं क्वेश्चन डालना भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन इसीलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन तो कवर कर लूँ मैं, कम से कम सीमेंट कंक्रीट एग्रीगेट तो कवर कर लूँ, उसके बाद से मैं क्वेश्चन डालना शुरू कर दूंगा। एकदम सही, आ जाइए। तो हम लोग बात करें स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क जो है कितने दिनों पे हटाया जाता है? अगर मैं बात करूं तो ये ओपीसी के केस में मैं बात करने जा रहा हूं। अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तब मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, क्या होता है स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क? फॉर्म वर्क की बात करें, जो शटरिंग होता है, सेंटरिंग होता है, ये सारी चीजों की बात कर रहा हूं, जिसमें अगर मैं बात करूं, सपोर्ट होता है, एक सपोर्ट होता है, इसके ऊपर सॉफिट यूज किए जाते हैं, इन सारी चीजों की बात कर रहा हूं। स्कैफोल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं। स्कैफोल्डिंग और फॉर्मवर्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जो लेबर के सपोर्ट के लिए बनाया जाता है, लेकिन फॉर्मवर्क जो होता है वो स्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए बनाया जाता है। यानी स्ट्रक्चर के अंदर शुरुआती दिनों में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो वो उसके लोड को ट्रांसफर किया जा सके नीचे तक, किसकी मदद से? फॉर्मवर्क की मदद से। लेकिन जो स्कैफोल्डिंग होता है वो लेबर वर्क या लेबर के जो भी लोड लग रहे हैं उनके लोड को ट्रांसफर करता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। चलिए, स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क अभी डिपेंड करेगा कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं, कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं। अगर आप ओपीसी यूज करेंगे और एक ओपीसी की कैटेगरी के अलावा एक अलग सीमेंट अगर मैं कैटेगरी में डालूं तो वो हो जाएगा अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट, यानी वो सीमेंट जिसमें स्ट्रेंथ जल्दी मिलता है, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगर उन सीमेंट की बात करोगे तो उसमें जो ये टाइम होगा ये कम या ज्यादा हो सकता है, अभी देख लेंगे हम लोग। लेकिन इन सारे कैटेगरी में एक अलग टाइम होगा जो कि दिया गया है किसके द्वारा? IS 456। ये सारी बातें जो मैं करने जा रहा हूं IS 456 के अकॉर्डिंग करने जा रहा हूं, अपडेटेड वर्जन। चलिए, ठीक है। अब मैं बात करूं पहला, अब इसको स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं, वर्टिकल साइड्स, वर्टिकल साइड्स ऑफ कॉलम, वर्टिकल साइड्स ऑफ कॉलम, बीम, स्लैब, अगर इन सारी चीजों का स्ट्रिपिंग करना है, आपको हटाना है, ये फॉर्मवर्क, ये वाले फॉर्मवर्क अगर आपको हटाने हैं तो कितने समय बाद हटाओगे आप समझिएगा थोड़ा सा बात को। जैसे अगर मैं समझाऊंगा आपको, जैसे मान लीजिए ये आपने स्लैब बनाया है, तो स्लैब में देखिए एक नीचे से आप फॉर्मवर्क लगाओगे, एक साइड से भी लगाओगे आप, या बीम मान लीजिए, जो भी मान लीजिए आप। तो जो साइड से लगा रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब जो साइड वाले होते हैं वो लोड ट्रांसफर नहीं करते हैं, एक्चुअली वो किस लिए लगाए गए रहते हैं? वो किस लिए लगाए गए रहते हैं? ताकि इसका शेप मेंटेन हो, शेप प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। तो जो नीचे वाला है वो लोड को ट्रांसफर कर रहा है, एक्चुअली नीचे सपोर्ट ऐसे लगा होगा, ये ट्रांसफर कर रहा होगा। तो साइड वालों की बात कर रहा हूं मैं, नीचे वालों की बात नहीं कर रहा हूं।
तो साइड वाले जो होंगे यूनिफॉर्म शेप के लिए, एकदम सही बात शुभम, तो यूनिफॉर्म शेप के लिए लगाए गए ना, तो ये कब हट जाने चाहिए, कब हट जाने चाहिए अगर बात करी जाए तो ये सब कोड के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है 16 से 24 घंटे, कोड में ये लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जब वो सेट हो जाएगा तो शेप तो मेंटेन हो गया, स्ट्रेंथ की तो बात है नहीं यहाँ पे, तो हटा दीजिए। चलिए दूसरा केस लेते हैं आप, अब साइड वाले नहीं, अब नीचे वाले की बात करते हैं हम लोग। अब मैं बात कर रहा हूं स्लैब विथ प्रॉप्स लेफ्ट इन पोजीशन, प्रॉप्स सपोर्ट को बोला जा रहा है, बल्ली जिसे बोला जाता है, प्रॉप्स लेफ्ट इन पोजीशन। अब इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये देखा जाए ये स्लैब या बीम है तो इसके नीचे आप सॉफिट लगाते हैं, सॉफिट के बाद नीचे आप प्रॉप्स लगाते हैं, तो क्या होता है जब इस कंक्रीट के अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ आता है तो इसको हटा लिया जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो लेकिन जो हटाया जाता है, मेन जो लोड को ट्रांसफर कर रहा है, बताइए सॉफिट कर रहा है ये प्रॉप्स कर रहा है, प्रॉप्स कर रहा है, यानी ये जो सॉफिट है ये कुछ दिन बाद हट सकते हैं, लेकिन प्रॉप्स तभी हटेगा जब प्रॉपर तरीके से इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, तभी हटेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम जगहों पे देखे होंगे। ऐसा होता क्या है कि हम दोनों एक ही टाइम पे हटाते हैं, ये भी और ये भी। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। आप क्या करिए, इस प्रॉप्स को हटाइए, यहां से सॉफिट को हटाइए कुछ दिनों बाद, और ये प्रॉप्स को अभी लगे रहने दीजिए, यानी प्रॉप्स लेफ्ट इन पोजीशन, ये हट गया, ये हट गया, ऐसा कर सकते हैं। कई जगहों पे किया भी जाता है, अगर अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं। और ये कितने दिनों पे कर सकते हैं आप? 3 दिनों पे स्लैब के केस में, बात समझ। तो स्लैब विथ प्रॉप्स लेफ्ट इन पोजीशन, प्रॉप्स उसी जगह पे है, लेफ्ट है, ठीक है। अगर यही चीज मैं बीम के केस में बात करूं, बीम विथ प्रॉप्स लेफ्ट इन पोजीशन, तब क्या हो जाएगा ये टाइम? तब ये टाइम कितना हो जाएगा? 7 डेज। तब ये टाइम 7 डेज। सेम केस अगर मैं बीम के लिए बात करूं। अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉप्स के हटाने के टाइम पर। और जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर देखें तो जब प्रॉप्स के हटाने का टाइम होता है तभी सारी चीजें हटा दी जाती है अपने मेहनत को बचाने के लिए। लेकिन पैसा भी बच सकता है, अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इस तरीके से चलेंगे तो पैसा बच जाएगा अच्छा खासा। तो अब मैं क्या बात कर रहा हूं, स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क इन केस ऑफ स्लैब। स्लैब के केस में मैं बात कर रहा हूं स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क, यानी सब कुछ की बात करूं, प्रॉप्स की बात करूं, स्ट्रिपिंग ऑफ प्रॉप्स इन केस ऑफ स्लैब। अब स्लैब के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें दो केस हैं, ए और बी। पहला केस है जब स्पैन जो है, स्पैन अप टू 4.5 मीटर। स्लैब के केस में अगर स्पैन 4.5 मीटर तक है तब, और स्पैन अगर 4.5 मीटर से ज्यादा है तब, दोनों केस में मैं बात कर सकता हूं स्पैन मोर देन 4.5 मीटर। तो चलिए बताइए, दोनों केस में अगर बात करा जाए, अगर 4.5 मीटर तक है तब आप 7 दिनों पे हटा सकते हैं प्रॉप्स को, और अगर 4.5 मीटर से ज्यादा है तब आपको 14 डेज लगेंगे। 14 डेज लगेंगे। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। नेक्स्ट केस की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं स्ट्रिपिंग ऑफ प्रॉप्स इन केस ऑफ बीम, स्ट्रिपिंग ऑफ प्रॉप्स इन केस ऑफ बीम, इसमें भी दो केस में लेकर के आ रहा हूं, मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, अगर जूम इन किए तो आ सकता है नीचे। चलिए देखते हैं। तो इसमें दो केस आएंगे, ए और बी, दो केस आएंगे। तो कौन कौन से होंगे? फिर से यहां पे स्पैन अप टू 6, देखा जाए, पता है आपको शुभम, 6 मीटर तक है। कितने दिनों पे हटेगा? स्पैन मोर देन 6 मीटर। दोनों केस में अगर बात करा जाए तो कितने दिन पे आ जाएगा? 14 डेज।
और अगर 6 मीटर से ज्यादा है तो कितने दिन पे आ जाएगा? 21 डेज। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। तो स्पैन जो है अगर मोर देन 6 मीटर है तो 21 डेज, और अगर 6 मीटर तक है तो 14 डेज। तो ये कहानी हो गई आपकी स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क की इन केस ऑफ ओपीसी। अगर सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं आप? ओपीसी। अच्छा, अगर मैं बात करूं अगर आप अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट यूज कर रहे हैं, अगर आप अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, तब ये टाइम क्या हो जाएगा? ये टाइम कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? ये टाइम जो है, जो स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क का टाइम है, ये कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट अगर आप यूज करेंगे तब ये टाइम जो होगा, टाइम ऑफ स्ट्रिपिंग में बात कर रहा हूं, ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी स्ट्रेंथ दे देगा ना। और जब जल्दी स्ट्रेंथ दे देगा तो जल्दी हटा दो, क्या दिक्कत है? मुझे तो मैंने फॉर्मवर्क इसलिए लगाया क्योंकि स्ट्रेंथ शुरुआती दिनों में नहीं रह रहा है तो उस लोड को ट्रांसफर कर रहा है। अगर स्ट्रेंथ जल्दी आ जा रहा है उस स्ट्रक्चर के अंदर तो मैं जल्दी हटा दूंगा, लेट आएगा तो लेट हटाऊंगा। तो अगर मैं अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट यूज करूंगा तो स्ट्रेंथ जल्दी आ जाएगा, इस वजह से मैं जल्दी हटा सकता हूं। ये बात हो गई स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क समझ लिया आपने? एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब शुभम का। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हॉट वेदर वर्क एंड कोल्ड वेदर वर्क, हॉट वेदर वर्क एंड कोल्ड वेदर वर्क की मैं बात करने चल रहा हूं। अब क्या हुआ, जितनी भी कहानी आप पढ़े, एक नॉर्मल टेम्परेचर में कंक्रीट के अंदर फंक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आप कंक्रीटिंग जो कर रहे हैं ऐसे जगह पे चले गए जहां पे टेम्परेचर कम है या जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है एक नॉर्मल टेम्परेचर से, तब उस कंक्रीटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन में चेंजेस आएंगे, उसमें स्ट्रेंथ जल्दी या बाद में हो सकता है, सेटिंग टाइम कम या ज्यादा हो सकता है, ये सारी चीजें उस पर फर्क होती हुई दिखेंगी आपको। तो इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं, कोल्ड वेदर वर्क एंड हॉट वेदर वर्क। समझते हैं इस बात को। इसको दो कॉलम में रख रहा हूं मैं, इधर रख रहा हूं कोल्ड वेदर वर्क, और ताकि कंपेयर करके मैं आपको दिखा सकूं, और इधर रख रहा हूं मैं हॉट वेदर वर्क, हॉट वेदर वर्क। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखें अगर कोल्ड वेदर वर्क कब बोला जाएगा? जहां पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस से कम है, जहां पे आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम है अगर, तो उस वर्क को बोला जाएगा कोल्ड वेदर वर्क। जहां पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है, 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है, तो उस वर्क को बोला जाएगा क्या? हॉट वेदर वर्क। ठीक है सर। अब टेम्परेचर यहाँ पे कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी जगहों पे अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, जैसे कोल्ड वेदर वर्क बोला, ऐसी जगहों पे कंक्रीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर कम होने की वजह से रेट ऑफ हाइड्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा? रेट ऑफ हाइड्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? धीमे धीमे होने लग जाएगा। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ हाइड्रेशन, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कंपेयर करते हुए चलिए आप, रेट ऑफ हाइड्रेशन जब स्लो हो गया तो सेटिंग टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? सेटिंग टाइम यानी सेटिंग जो होगा वो जल्दी होगा या धीमे होगा? धीमे होने लग जाएगा, यानी सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बात करूं तो सेटिंग टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा, यानी जल्दी जल्दी सेट होने लग जाएगा, यानी सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, यहाँ पे स्ट्रेंथ जल्दी मिलेगा या थोड़ा सा डिले हो जाएगा? थोड़ा सा डिले हो जाएगा, डिले इन स्ट्रेंथ, डिले इन स्ट्रेंथ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जल्दी मिलेगा या लेट मिलेगा, तो अर्ली स्ट्रेंथ, जल्दी मिलने लग जाएगा, जल्दी मिलने लग जाएगा। ठीक है,
दोनों जगहों पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं, सेम कंक्रीट है, सेम सीमेंट है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस टेम्परेचर का चेंज है। तो अब आप एक बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दोनों में, एक में तो जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाएगा, एक में बाद में मिलेगा, लेकिन दोनों में ज्यादा स्ट्रेंथ किस में मिलेगा? बात समझिएगा, मोर स्ट्रेंथ किस में मिलेगा? मोर स्ट्रेंथ किस में मिलेगा? अब इस बात को समझ लीजिए, अब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहां पे गलती मत करिएगा। देखिए इसमें डिले इन स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ रहा है, इसमें जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप देखें दोनों जगहों पे कंपेयर करें तो लॉस ऑफ मॉइस्चर ज्यादा किस में होगा? हॉट वेदर वर्क में होगा। लॉस ऑफ मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा तो जिस वजह से मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में जल्दी तो मिल जाएगा, लेकिन वो उतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं देगा जितना कौन देगा? कोल्ड वेदर वर्क में देगा। क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल रहेंगे, हाइड्रेशन अच्छा होगा, तो जो थोड़ा लेट हो सकता है स्ट्रेंथ में, लेकिन जो स्ट्रेंथ आएगा वो बहुत अच्छा है। क्लियर है मेरी बात? अब क्योर की बात करने चल रहे हैं, कैसे इसे संभाला जाए, कैसे इसे सही किया जाए, कैसे सही किया जाए, क्या किया जाए कि ये सही हो जाए? एकदम सही जवाब। तो कैसे संभाला जाए इसे? जब हमें पता है कि कोल्ड वेदर वर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए हम क्या करेंगे? गर्म पानी मिला लें, गर्म पानी मिला सकते हैं, हॉट वाटर मिला सकते हैं, हॉट वाटर मिला सकते हैं। गर्म पानी मिलाने से थोड़ा बहुत टेम्परेचर जो है ओवरकम हो सकता है। या फिर और क्या तरीके हो सकते हैं? सीमेंट का यूज अगर करें हम, तो कौन सा सीमेंट यूज करें इसके अंदर कोल्ड वेदर वर्क में? कोल्ड वेदर वर्क में कौन सा सीमेंट यूज कर सकते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो कि स्ट्रेंथ जल्दी लाने की कोशिश करता है, तो ये उसको ओवरकम कर सकता है क्योंकि ये डिले करने की कोशिश करेगा। या फिर अगर मैं एडमिक्सचर का यूज करूं तो कौन सा एडमिक्सचर इसके अंदर यूज करूंगा? कोल्ड वेदर वर्क में अगर मैं एडमिक्सचर यूज करूं तो एक्सेलरेटर यूज कर सकता हूं, ये थोड़ा सा ओवरकम कर सकता है। यही ठीक इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं तो इधर आइस का यूज कर सकते हैं आप, लो हीट सीमेंट का यूज कर सकते हैं आप, और रिटार्डर का यूज कर सकते हैं। ये है पूरा कॉन्सेप्ट किसका? कोल्ड वेदर वर्क और हॉट वेदर वर्क का। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, चले आगे। कोई कंफ्यूजन? देखिए अभी तक जितने आप पढ़ रहे थे, जितने आप पढ़ रहे थे टेस्ट जो भी पढ़े हैं, वो क्या टेस्ट थे? वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट थे एक्चुअली। कंक्रीट का स्ट्रेंथ पता किए या सीमेंट का भी पता किए आप, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट थे। यानी उसमें आपने किया क्या? उसमें क्यूब बनाया, मोल्ड बनाया, जो भी बनाया, उसके ऊपर लोड लगाया, लोड लगाने पे क्रस्ड हो गया और लोड अपॉन एरिया करके आपने स्ट्रेंथ को पता किया। तो इसलिए इनको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। लेकिन अगर देखा जाए बिना इसको क्रस्ड किए स्ट्रेंथ पता किया जा सकता है क्या? हाँ, पता किया जा सकता है। और इन टेस्ट को हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी बिना डिस्ट्रक्शन के आप स्ट्रेंथ पता कर रहे हो, इसलिए इसे बोला जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, अब बात करें, अगर बात करें हम लोग, तो इसमें अलग अलग टेस्ट हैं, आपको नाम याद रखने हैं। हालांकि कौन कौन से नाम है देखा जाए तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, रीबाउंड हैमर टेस्ट या फिर स्किम्ड हैमर टेस्ट भी बोला जाता है इसको, पुल आउट टेस्ट है, पेनिट्रेशन टेस्ट है, रेडियो एक्टिव मेथड है, कंक्रीट कोर टेस्ट है, एक और आप ऐड कर सकते हैं इसमें मैच्योरिटी टेस्ट है। ये सारे टेस्ट हैं जिनके थ्रू जो है आप कंक्रीट का स्ट्रेंथ पता कर सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं ये सारे। मैच्योरिटी का तो आपको आइडिया भी होगा, आपने पढ़ा भी है, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, उसके थ्रू आप स्ट्रेंथ ही तो पता कर रहे थे। कहीं पे भी डिस्ट्रक्शन हो रहा था क्या आपका? कहीं पे भी कंक्रीट क्यूब को तोड़ा था आपने, स्ट्रेंथ पता किया था 7 दिनों पे स्ट्रेंथ, याद है आपको न्यूमेरिकल? तो उसमें कहीं तोड़ा था आपने? नहीं तोड़ा था। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं आपके। ये सारे टेस्ट हैं आपके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसमें जो फेमस वन है वो है दो, ये जो यूज होते हैं आज भी, जैसे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट और रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये दोनों यूज होते हैं आज भी। चलिए एक एक करके थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, पहला अगर मैं बात करूं अल्ट्रासोनिक
पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ये कैसे काम करता है? तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट जो है वो कैसे काम करता है, इस बात को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, अब इसमें होगा क्या, अगर देखा जाए हम एक कंक्रीट लेंगे, बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कंक्रीट का पिलर है या कुछ भी स्लैब है, कॉलम है, कुछ बना हुआ है। अब इसमें से अल्ट्रासोनिक रेज जो है वो पास कराया जाएगा और यहाँ पे एक जो होगा रिसीवर होगा जो इस रेज को रिसीव करेगा, जो इस रेज को रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा, देखिए इसकी दूरी तो पता है, यहां से यहां तक कितनी दूरी है ये पता है हमको, डिस्टेंस पता है हमें, और ये टाइम देख लेंगे कि ये जो रेज पहुंचा है यहां से यहां तक वो कितने समय में पहुंचा है। अगर टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता है, क्या वेलोसिटी नहीं पता चल जाएगा? तो एक्चुअली हमें क्या पता करना है, यहां से हमें यहां से पता करना है वेलोसिटी, हमें यहां से पता करना है वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो होता है वो फंक्शन होगा यहाँ पे किसका, ये आप बोल सकते हैं वर्ड रेशियो यानी वर्ड्स का, और जो है किसका फंक्शन होगा यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। बात समझिएगा थोड़ा। तो हमें यहां से वेलोसिटी पता करना है, वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड वर्ड रेशियो पे, मेनली वर्ड रेशियो पे। अगर वर्ड रेशियो ज्यादा है यानी वर्ड्स ज्यादा हैं, तो वर्ड्स ज्यादा हैं तो ये वो अपने पाथ को डाइवर्ट करेगा, अपने पाथ को डाइवर्ट करने लग जाएगा, जिस वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर वर्ड्स ज्यादा हैं तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, अगर वर्ड्स कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी ये जल्दी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं ये बात बोल सकता हूं कि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक रेज। यानी वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट पे काम कराया जाता है और यहां से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी की मदद से, जैसे मैं बोलूं कि वेलोसिटी अगर 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा आ रहा है तो ये जो कंक्रीट है वो एक्सीलेंट कंक्रीट है, एक्सीलेंट कंक्रीट। अगर ये 4.5 से 3.5 के बीच में आ रहा है तो ये वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो बोला जाता है कंक्रीट कैसा है, गुड कंक्रीट है। अगर 3.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में वेलोसिटी आ रहा है तो इसे बोला जाता है कौन सा कंक्रीट है, कैसा कंक्रीट है, मीडियम कंक्रीट है। अगर 3 किलोमीटर पर सेकेंड से कम वेलोसिटी आ रहा है तो इसे बोला जाता है कंक्रीट कैसा है, डाउटफुल है। ये कैसा है, डाउटफुल है। यानी मैंने जो ये बातें बताई आपको, ये वेलोसिटी को रिलेट किया है किससे, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट से। यानी क्वालिटी कैसी है कंक्रीट की, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। यानी वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा कंक्रीट होगा, जितना कम होगा उतना ही बेकार कंक्रीट होगा। अगर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि क्या रीजन है, क्या रीजन है, हाँ एकदम सही, एकदम सही। क्या रीजन है, क्योंकि वर्ड्स इसके अंदर ज्यादा हैं, वर्ड्स ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। एक अच्छी बात जानिए, एक अच्छी बात जानिए, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट से आपने क्या पता किया, स्ट्रेंथ पता किया। कैसे पता किया आपको बताया मैंने। तो अब इस अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट से आप जो है स्ट्रेंथ के साथ साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पता कर सकते हो। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट से क्या पता करते हो आप, स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बोथ ऑप्शन सही होगा वहां पे, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। कैसे पता होगा ये बता दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है याद रखना। बस बात ये ध्यान रखिएगा
कि आपको नोट के फॉर्म में या जैसे भी समझें, बाय अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, pulse velocity test, we can measure क्या मेजर कर सकते हैं आप जो है स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या मेजर कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आपको निकालना बताया भी था हर एक ग्रेड के लिए, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टाइम पे डिपेंडेंट होता है ये भी बताया था, टाइम जितना बढ़ाओगे घटाओगे उस वजह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का चेंज हो जाएगा, ये मैंने बताया था आपसे। एकदम सही लिखा है आपने। इन्होंने बताया कि v ए रूट में ई अपॉन डेंसिटी, इस तरीके से भी पता चल सकता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता चल सकता है, ये शुभम ने ही बता दिया मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से पता चल सकता है आपका क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आसानी से पता किया जा सकता है। तो ये कहानी आपको समझ में आई। अब दूसरे टेस्ट को समझते हैं। दूसरा टेस्ट क्या है, दूसरा टेस्ट है आपका, सेकेंड टेस्ट है रीबाउंड हैमर टेस्ट, रीबाउंड हैमर टेस्ट, रीबाउंड हैमर टेस्ट। चलिए ठीक, इसे स्किम टेस्ट भी बोला जाता है, इसे स्किम टेस्ट भी बोला जाता है। अच्छा टेस्ट है ये भी। इसमें क्या होता है, ये जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके हार्डनेस के ऊपर। अब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हैमर हुआ, ये कंक्रीट हुआ, अब इसका मुझे स्ट्रेंथ चेक करना है, तो इस पे क्या किया जाता है, इस हैमर को प्रेस किया जाता है। तो जो इस पे प्रेस करोगे इसके अंदर स्प्रिंग एनालॉगी होता है, वो स्प्रिंग एनालॉगी पीछे जाता है, और ये स्प्रिंग एनालॉगी कितना पीछे जाएगा ये डिपेंड करेगा कि आपने जो इस पे प्रेस किया है इसकी हार्डनेस कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हार्डनेस ज्यादा है तो ज्यादा पीछे जाएगा, हार्डनेस कम है तो कम पीछे जाएगा। अब वो जितना पीछे जाएगा वहां से एक रीबाउंड नंबर पता चलता है। अब उस रीबाउंड नंबर के हेल्प से उसी मशीन के ऊपर एक ग्राफ बना होता है, वहां से स्ट्रेंथ हम रिलेट करके बता देते हैं। अगर रीबाउंड नंबर इतना है तो स्ट्रेंथ इतना होगा, इतना है तो इतना होगा, वहां से हम लोग स्ट्रेंथ बता देते हैं। तो यहाँ पे कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके हार्डनेस पे डिपेंड कर रहा है, जो सरफेस है। तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, इन दिस केस strength of concrete depends upon hardness, ठीक है। अब यहां से आप क्या पता करते हो, रीबाउंड नंबर पता करते हो, रीबाउंड नंबर यहां से पता चलता है, और रीबाउंड नंबर के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रीबाउंड नंबर, rebound number we can get the strength of concrete, ये पूरी कहानी समझ में आई आप। रीडिंग के बेसिस पे ये सारी चीजें हो जाती है। समझ में आ गई ये कहानी, कोई दिक्कत? मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको, सारी चीजें, एक एक छोटी छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज सारी बता दी है मैंने, इसलिए इतना टाइम लगा हम लोगों को। इसको कवर करने बहुत ज्यादा टाइम लग गया, अब तक खत्म हो जाना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन हमने टाइम लिया तो प्रॉपर तरीके से डिटेल में कवर भी कर लिया, ठीक है। और कोई बात कंक्रीट चैप्टर में?
कल से मैं एग्रीगेट शुरू करूंगा, आज से एग्रीगेट तो नहीं शुरू करूंगा। मैं जो एग्रीगेट शुरू करूंगा वो कल से करूंगा। आज इस चैप्टर में और कुछ पूछना है तो बताओ। अच्छा, एक नोट करके पॉइंट देख लीजिए। अगर कंक्रीट के अंदर आप 30% एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं, इफ 30% एक्स्ट्रा वाटर एडेड इन कंक्रीट, जितना आपको डिफाइन किया गया है उससे आप 30% एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं, तो 50% तक स्ट्रेंथ उस कंक्रीट का क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बात समझ में आए? 50% तक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक नोट के फॉर्म में दे दिया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब कल से जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट, और एग्रीगेट खत्म होते ही फिर मैं क्वेश्चन यहाँ पे डालूंगा। और मैं बोला था आपसे, यानी नेक्स्ट वीक में, कल तो सैटरडे है, नेक्स्ट वीक में मैं आपको गारंटी देता हूँ 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन का एक वीडियो डालूंगा, और वो 75 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उसको कवर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग टारगेट रखे हुए। ठीक है, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़े रहने के लिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि अभी देखिए लाइक, कोई एक ही लाइक है और देख रहे हो आप लोग इतने लोग, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा सा भीड़ लाइए, तभी और मज़ा आएगा, और फिर अच्छा अच्छा सेशन ले आएंगे। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, और जय हिंद, जय भारत।